हेलो स्टूडेंट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी। हमने देखा था कि कैसे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से लेकर अब तक उसके सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करता रहा है और उसकी सभी शांति कार्यवाहियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। वित्तीय अनुदान भी भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त दिया जाता रहा है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कार्य करती हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व भी रहा है, वो अब तक जारी है। सब मिलाकर सक्रिय भूमिका का निर्वाह भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से किया गया है। और जितने भी विवादास्पद विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं, उन सब के बारे में अपनी विदेश नीति के अनुरूप एक स्वतंत्र स्टैंड भारत ने रखा है दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। लेकिन जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका की विवेचना करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें कुछ पहलू ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनमें भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो सका, या यूं कहें कि भारत के राष्ट्रीय हित बाधित हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उठाए गए कदमों से या उसके द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों से। ऐसे कौन से अवसर उपलब्ध हुए जब भारत को लगा कि यूनाइटेड नेशंस उसके हितों के अनुरूप नहीं जा रहा है। खासतौर से सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों का जो रुख है वो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी शक्ति राजनीति से अछूती नहीं रह गई, ऐसा भारत ने महसूस किया। और कई बार महाशक्तियों ने अपने निषेधाधिकार के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपनी इच्छानुसार चलाने का प्रयास किया, और उनके इस प्रयास से भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों के हित बाधित हुए। तो कौन से ऐसे अवसर उपलब्ध हुए भारत को जिन अवसरों पर भारत को यूनाइटेड नेशंस से निराशा हाथ लगी? तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद कश्मीर का मुद्दा सामने आया। हम सब जानते हैं कि भारत को आज़ादी विभाजन के दंश के साथ मिली थी। विभाजित भारत को पहला युद्ध झेलना पड़ा था पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान जो कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था, और इस उद्देश्य से उसने आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि यूएन जैसी संस्था पाकिस्तान का विरोध करेगी, उसे वापस जाने के लिए कहेगी और कश्मीर को भारत का हिस्सा स्वीकार करेगी। लेकिन आशा के विपरीत भारत को इस मुद्दे पर निराशा हाथ लगी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन जैसा जो राष्ट्र था, उसका रुख
भारत के विरोध में था, वो पाकिस्तान समर्थक था। ब्रिटेन किसी भी रूप में स्वयं को मुस्लिम राष्ट्र के विरुद्ध नहीं घोषित करना चाहता था। इसीलिए कश्मीर के मुद्दे पर उसने अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया और फ्रांस और कनाडा को भी, यहाँ तक कि अमेरिका पर भी इस बात के लिए दबाव डाला कि वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन करें और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित मुद्दा मानते हुए वहाँ जनमत संग्रह कराया जाए, जिसके माध्यम से कश्मीर के लोगों को इस बात का अधिकार दिया जाए कि वो खुद इस बात का निर्णय करें कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कदम से भारत बहुत हतोत्साहित हुआ और पहली बार उससे ऐसा लगा कि जिस यूएन के सिद्धांतों का समर्थन विश्व शांति के आदर्श को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा शुरू से लेकर अब तक किया जाता रहा है, वो यूएन भारत के पक्ष में नहीं है। उसका रुख, उसका स्टैंड निष्पक्ष नहीं है। तो कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार यूएन के साथ टकराव की मुद्रा में भारत दिखाई देता है। कश्मीर के साथ साथ हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी जो देशी रियासतें थीं, उन्हें भी भारत ने शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र में शामिल किया। भारत के इस कदम का भी महाशक्तियों के द्वारा विरोध किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से, सुरक्षा परिषद के माध्यम से। कश्मीर के बाद गोवा का मुद्दा उपस्थित हुआ। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 में भारत ने सैनिक शक्ति के बल पर गोवा को पुर्तगाल के अधिकार से खाली करवाया। भारत के इस कदम का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने विरोध किया, लेकिन यहाँ पर भारत का समर्थन किया गया सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ ने इन देशों के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसका मतलब ये होता है कि सुरक्षा परिषद का कोई भी निर्णय तभी क्रियान्वित होता है जब ये 5 राष्ट्र सहमत हों। अगर कोई एक राष्ट्र भी अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए असहमति जताता है तो वो निर्णय क्रियान्वित नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ गोवा के मुद्दे पर। गोवा पर भारत ने सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकार प्राप्त किया, पुर्तगाल को वहां से हटाया। उसके इस स्टैंड का ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने विरोध किया, लेकिन सोवियत संघ ने अपने वीटो पावर का प्रयोग भारत के पक्ष में किया। उसने भारत के कृत्य का समर्थन किया और गोवा दूसरा कश्मीर बनने से रह गया। यानी कश्मीर का जो विवादित मुद्दा चला रहा था, गोवा भी उसी विवाद के घेरे में आ जाता अगर सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग न किया होता। तो कश्मीर और गोवा ये ऐसे मुद्दे उपस्थित हुए जब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से निराशा हाथ लगी। एक तरह से भारत और यूनाइटेड नेशंस का आपस में टकराव हुआ इन मुद्दों को लेकर। इसके अलावा भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध हुआ, चीन और पाकिस्तान के साथ, और इन युद्धों ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की भूमिका में थोड़ा बदलाव करने की तरफ भारत आगे बढ़ा।
इन युद्धों के कारण यूएन के प्रति भारत की नीति में थोड़ा बदलाव हुआ। 1962 में भारत के पड़ोसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण किया और जिस चीन को भारत अपना मित्र समझता था, पंचशील का समझौता किया था उसके साथ, अनाक्रमण अहस्तक्षेप का समझौता किया था, उसी चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंकते हुए उस पर आक्रमण किया और उसके बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। चीन के इस आक्रमण ने जैसे भारत का आत्मविश्वास तोड़ दिया। वो जिन आदर्शों की, वैश्विक आदर्शों की बात करता था, विश्व शांति, राष्ट्रों का आत्मनिर्णय का अधिकार, अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, इन सब आदर्शों की धज्जियां उड़ते दिखाई दी चीन के आक्रमण के कारण। भारत की जो वैश्विक आकांक्षाएं थीं, उसकी जो छवि थी, वो भी प्रभावित हुई। और यहाँ पर भारत की विदेश नीति इस आक्रमण के बाद अधिक व्यावहारिक होती दिखाई देती है और राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा तवज्जो दी गई इन युद्धों के बाद भारत के द्वारा। और राष्ट्रीय हित के निमित्त ही यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का सैनिक और राजनीतिक सहायता के लिए पश्चिम की तरफ झुकाव बढ़ता है। पश्चिमी राष्ट्रों से वो संबंध स्थापित करने पर जोर देता है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी 2 युद्ध हुए, 1965 और 1971 में। इन 2 युद्धों ने, चाइना के साथ जो युद्ध हुआ उसको लेकर 3 युद्ध हो गए, इन 3 युद्धों ने भारत में जबरदस्त राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता का माहौल पैदा किया। भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई और दुर्भिक्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इन स्थितियों में भारत को नए सिरे से अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ा। स्टैनले कोचनेक ने पुस्तक लिखी, इंडियाज चेंजिंग रोल इन द यूनाइटेड नेशंस। इस पुस्तक में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इस दौर में भारतीय विदेश नीति का निर्देशक सिद्धांत द्विपक्षीय संबंध बन गए। 2 राष्ट्रों के साथ संधि समझौता करके आपसी सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, ये भारत की विदेश नीति का निर्धारक सिद्धांत बन गया। यानी बहुपक्षीय संबंधों के स्थान पर अब भारत के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया जाने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का प्रयोग भी अब भारत के द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाने लगा। पहले जहां भारत दुनिया भर की शांति का, दुनिया भर के राष्ट्रों के हित का समर्थक था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक था, वही भारत इस दौर में 60s के दशक में द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देता हुआ दिखाई देता है, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के उद्देश्य से। यहाँ पर एक और परिवर्तन देखने को मिलता है, वो ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के द्वारा लगातार भारत को समर्थन दिया गया और उसके समर्थन के परिणाम स्वरूप ही 1967 में चीन को पराजित करने और 1971 में पाकिस्तान को पराजित करने में भारत सफल हुआ। बांग्लादेश का उदय हुआ 71 में पाकिस्तान से अलग होकर, और ये घटनाक्रम भारत की रणनीतिक जीत के प्रतीक थे। ये रणनीतिक जीत भारत को किसके सहयोग से प्राप्त हुई? सोवियत संघ के सहयोग से प्राप्त हुई। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि भारत का सोवियत संघ के प्रति झुकाव बढ़ता जाता है
जो अंततः 1971 की भारत रूस मैत्री संधि में मजबूत आयाम प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जो युद्धों का दौर था पड़ोसी देशों के साथ युद्ध का, इस दौर ने भारत की विदेश नीति और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी भूमिका को अधिक व्यावहारिक बनाने का कार्य किया। इसके अलावा एक और मुद्दा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत के टकराव का कारण बना, वो था भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल की। इस कदम को विकसित देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति के विरुद्ध माना। भारत का भी आदर्श था, उसकी विदेश नीति का सिद्धांत था परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना, अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर लगाम लगाना। लेकिन राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए भारत ने इस आदर्श का त्याग कर प्रथम परमाणु परीक्षण किया। तब विकसित देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण की याद भारत को दिलाई और ये माना कि भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति का विरोध करते हुए ये कार्य किया है। लिहाजा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने भारत पर परमाणविक प्रतिबंध लगा दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी परमाणु अप्रसार का एजेंडा लाया गया कि जहां तक संभव हो सके परमाणु अस्त्र बनाने की जानकारी का प्रसार दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में न हो। जिन राष्ट्रों ने परमाणु बम हासिल कर लिया है, उसकी तकनीक हासिल कर ली है, वो अपनी तकनीक का ट्रांसफर अन्य देशों को ना करें, अन्यथा परमाणु अस्त्रों के निर्माण की होड़ लग जाएगी और दुनिया को बचाना संभव नहीं रह जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि लाई गई 1968 में, लेकिन भारत ने इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसे भेदभावपूर्ण मानता था। 2007 में टोक्यो में अपने भ्रमण के दौरान उस समय जो विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने इस विषय में टिप्पणी की कि अगर भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसका परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति या परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि इसलिए वो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है कि वो इस संधि को निरर्थक मानता है और विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण मानता है। विकसित देश अपने अस्त्र शस्त्रों के भंडारों को तो खत्म नहीं करते और विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि विकासशील देशों को अपने विकास के लिए परमाणु ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की जरूरत परमाणु के माध्यम से पूरी की जा सकती है, परमाणु तकनीक के माध्यम से पूरी की जा सकती है। विकसित देश इस बात को नहीं समझते और वो सिर्फ परमाणु अप्रसार की एक तरफा बात करते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे थे जहां पर भारत का टकराव संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के विकसित देशों के साथ हुआ। लेकिन इन कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो ओवरऑल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका केंद्रीय रही है और बहुत हद तक, खासतौर से हालिया वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज की है।
और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत के योगदान को समय समय पर स्वीकार किया है। आपने देखा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं, उनके द्वारा भारत में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय राजनयिकों को अपने शांति प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। विभिन्न देशों में, विभिन्न एजेंसीज में अध्यक्षता के लिए भारतीय राजनयिकों को चुना गया। और वर्तमान जो कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत की सहायता के लिए पेशकश की जा रही है, क्योंकि भारत कोविड-19 के दूसरी लहर में बुरी तरह पीड़ित है, बुरी तरह दुष्प्रभावित है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस भारत के साथ हर तरह के सहयोग और सहायता के लिए तैयार है, चाहे वो वैक्सीन हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या मोबाइल हॉस्पिटल्स की पेशकश हो। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका एक सक्रिय, गतिशील और शक्तिमान राष्ट्र की रही है। आशा है ये भूमिका आगे भी जारी रहेगी और विश्व शांति और सुरक्षा का जो लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत उस लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा, राष्ट्रीय हितों को अनदेखा न करते हुए।